हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर परीक्षा 2024 1, 2 और 3 दिसंबर को दोस्तों एसआई पेपर है वो परीक्षा में पूछा जा रहा है। दोस्तों, फुल पेपर मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं और परीक्षा में जाने से पहले आपको ये पेपर है वो अवश्य देख कर जाना है। हूबहू एसआई पेपर है वो छप रहा है परीक्षा में। आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मान सिंह को भगवान दास का पुत्र बताया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आमेर शिलालेख में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आमेर शिलालेख में कछवाहा वंश का कछवाहा वंश को रघुकुल या रघुवंश तिलक है वो कहा गया है। और दोस्तों, मान सिंह को भगवान दास का पुत्र है वो बताया गया है और ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति में अमर सिंह द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मुगलों के साथ है अमर सिंह ने संधि की थी। तो इस संधि का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज प्रशस्ति किसके द्वारा ये रचनाकार है? तो दोस्तों, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सभ्यता स्थल है, दूसरी तरफ विशेषता है। देखिए, ये सोंथी है। ठीक है, सोंथी सोंथी सभ्यता है। ये दोस्तों कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। और ये किस लिए इसकी विशेषता है? दोस्तों, इसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है सोंथी सभ्यता को, सोंथी। और बयाना सभ्यता, दोस्तों बयाना सभ्यता भरतपुर में है और ये नील की खेती के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 हो जाएगा। गरदड़ा सभ्यता ये बूंदी में है। और दोस्तों, पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है दोस्तों यहाँ से। तो ये गरदड़ा का हो जाएगा 2। और राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें बांका गांव, भीलवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है बांका गांव, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3-4-2-1। 3-4-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष एवं ग्रीक रोमन प्रभाव युक्त पुरुष शीर्ष प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता स्थल से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष एवं ग्रीक रोमन प्रभाव युक्त पुरुष शीर्ष प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नगरी सभ्यता से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों, मेवाड़ का पहला शासक जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की तो वो था दोस्तों महाराणा उदय सिंह। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर मालदेव तो दोस्तों सिवाना चला जाता है और उदय सिंह है वो दोस्तों क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में मेड़ता के राव वीरमदेव और कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ? बताइए, मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में मेड़ता के राव वीरमदेव और कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राव गंगा। राव गंगा के शासनकाल में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव गंगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, महाराजा राय सिंह की मृत्यु 1621 ईस्वी में बहरानपुर में हुई थी। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 1612 ईस्वी में हुई थी राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? पहला ही कथन अपना सत्य है, सत्य नहीं है। ठीक है, असत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए,
महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह ने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1621 की जगह 1612 आएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, आमेर के किस शासक को भारत सरकार द्वारा 1956 में स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा, बताइए। आमेर के किस शासक को भारत सरकार द्वारा 1956 में स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा, तो किसे बनाकर भेजा था, तो वो भेजा था दोस्तों सवाई मानसिंह द्वितीय को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहान वंश का स्वर्णकाल दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कोटा के किस शासक ने कोटा का नाम नंदगांव और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था, तो दोस्तों उनका नाम है महाराव भीम सिंह। भीम सिंह ने दोस्तों कोटा का नाम नंदगांव और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, झाला वंश के शासक भवानी सिंह ने भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ करवाया था, बताइए। झाला वंश के शासक भवानी सिंह ने भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1921 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1921 में। कहां पर, झालावाड़ में, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कविवर सुदन और अक्षयराम गर्ग किस शासक के दरबारी विद्वान थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कविवर सुदन और अक्षयराम गर्ग किस शासक के दरबारी विद्वान थे, तो ये थे दोस्तों महाराजा सूरजमल के। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, तो दोस्तों सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित 1829 ईस्वी में किया गया। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एकमात्र रियासत जहां 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया तथा इस विद्रोह को बाहर के सैनिकों के द्वारा दबाया गया, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर का विद्रोह। दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर में सैनिकों ने 12 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था, ठीक है। और धौलपुर के सैनिक ग्वालियर और इंदौर के विद्रोहियों से मिल गए, ठीक है। और फिर पटियाला की सेना ने दोस्तों धौलपुर को विद्रोहियों से मुक्त करवाया, यानी कि राजस्थान की एकमात्र रियासत धौलपुर थी जहां विद्रोह बाहर के क्रांतिकारी द्वारा किया गया, यानी कि इंदौर और ग्वालियर के विद्रोहियों द्वारा किया गया। और इस विद्रोह को बाहर के सैनिकों के द्वारा दबाया गया, यानी कि पटियाला के सैनिकों के द्वारा दबाया गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आगे देखिए सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों ये देखिए कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, श्री राम मास्टर, तो दोस्तों इन सभी के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई, डी नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, 18 अप्रैल 1938 को गठित शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया। शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष दोस्तों अभय सिंह डांगी को बनाया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभय सिंह डांगी को बनाया गया। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ एकीकरण चरण है और दूसरी तरफ गठन है। देखिए वृहद राजस्थान का गठन दोस्तों 30 मार्च 1949 को हुआ था, यानी कि पहले का पहला। संयुक्त वृहद राजस्थान दोस्तों, संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन 15 मई 1949 को हुआ था, तो ये भी दूसरे का दूसरा हो जाएगा। राजस्थान संघ दोस्तों, राजस्थान संघ का गठन है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था और संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो इसमें क्या है सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के दौरान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। किस किसान आंदोलन के दौरान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी किसान आंदोलन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन।
ठीक है, याद रखना। और ये इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा ने, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन, अप्रैल 1922 में हुआ था दोस्तों ये। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान की पुकार नामक पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थान की पुकार है नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबा नरहरिदास। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाबा नरहरिदास का संबंध नागौर जिले से है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राजस्थान की पुकार। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है। भील जनजाति अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई कर वसूलते थे। इस कर को किसके द्वारा बंद किया गया था? दोस्तों इस कर को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बंद किया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएगा? बांसवाड़ा, दूदू, सलूम्बर, अनूपगढ़ और डीडवाना, कुचामन दे रखा। तो सबसे पहले तो अनूपगढ़ आएगा एक नंबर पे, फिर अनूपगढ़ से नीचे आएगा दोस्तों डीडवाना, कुचामन, नागौर। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें सलूम्बर, उदयपुर, फिर आएगा दोस्तों इसमें सॉरी सलूम्बर उदयपुर बाद में आएगा, पहले दूदू आएगा। पहले दूदू आएगा दोस्तों जयपुर के पास में, तो यहाँ पर ये 3 नंबर पे आएगा, फिर सलूम्बर आएगा, ये उदयपुर, और फिर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1 4 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है। कौन सा भौतिक प्रदेश अपने धरातलीय लक्षणों के कारण सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भौतिक प्रदेश है, दूसरी तरफ धरातलीय लक्षण दे रखे हैं। बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों सिंधु नदी द्वारा निर्मित, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये दोस्तों टेथिस सागर का अवशेष है। ये भी टेथिस सागर का क्या है? अवशेष है। ठीक है, और अरावली प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हाड़ौती का पठार ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। मरुस्थलीय प्रदेश है ये टेथिस सागर का अवशेष है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, गलत दे रखा है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धौलपुर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थान में दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु है वो पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है तो वो है श्री गंगानगर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, श्री गंगानगर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ 26 नंबर का प्रश्न है। प्रतापगढ़ जिले का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है वो किन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है आप सभी को तो पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर किया गया। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए थॉन्टवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? थॉन्टवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CAW। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वर्दी वाले जिलों का संयुग्म कौन सा है? तो वो है अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है। रुंडित सरिता के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? रुंडित सरिता, तो दोस्तों ये बाणगंगा को जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाणगंगा।
ठीक है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों चंबल व बामणी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल व बामणी के किनारे। 31 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का हरा सोना के उपनाम से किस वनस्पति को जाना जाता है? आदिवासियों का हरा सोना के उपनाम से किस वनस्पति को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 9.60% है। ठीक है, 9.60% है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दोस्तों नक्की झील है। कहां पर है ये? माउंट आबू में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सुरक्षित है, अर्ध संकटग्रस्त है, यहाँ पे देखिए न्यून दोहित नहीं है, बाकी संकटग्रस्त है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य में लवणीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लवणीय मृदा दोस्तों बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब किया गया? तो सरकारी बस सेवा का संचालन दोस्तों 1952 में किया गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1952 में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों श्री गंगानगर में पाई गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है 21.3। ये भी आपको इसमें याद रखना, 21.3% है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। और दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या दर वाला जिला है वो कौन सा है? तो वो है बाड़मेर, 32.5%। ठीक है, और सबसे कम है गंगानगर में, और वो है 10%। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नवनेरा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये नवनेरा बांध है ये काली सिंध नदी पर स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काली सिंध नदी पर कोटा में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 17,349 किलोमीटर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 17,349 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें हिंदू 88.49% है, बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम 9.07% है, बिल्कुल सही है। ईसाई देखिए यहाँ पे 3.57 ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ईसाई है 0.14%। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि इसमें सही से टाइप नहीं हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित समिद्धेश्वर मंदिर किस किले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है दोस्तों समिद्धेश्वर का मंदिर। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ जिला है। देखिए यहाँ पे शाहबाद का किला कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बारां में है। कहाँ पर है? बारां में। मनोर थाना का किला कहाँ है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में। और टाई का किला कहाँ है? तो दोस्तों टाई का किला झुंझुनू में है। कहाँ है? झुंझुनू में। और दोस्तों पचेवर का किला कहाँ है? तो दोस्तों ये टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, टोंक में स्थित सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब अमीर खान द्वारा कब प्रारंभ करवाया गया था?
तो दोस्तों ये प्रारंभ करवाया गया था 1824 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये सुनहरी कोठी को गोल्डन मेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बागौर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये करवाया गया था अमरचंद बड़वा के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अमरचंद बड़वा के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख क्षत्रिय है, दूसरी तरफ संबंधित राजवंश है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया होगा बड़ा बाग की क्षत्रियां। दोस्तों बड़ा बाग की क्षत्रियों में जैसलमेर के भाटी राजाओं की क्षत्रियां हैं दोस्तों। तो पहले का पहला हो जाएगा। केसर बाग की छत्री, दोस्तों केसर बाग की छत्री में बूंदी के हाड़ा राज परिवार की क्षत्रियां हैं। और सार बाग की क्षत्रियों में दोस्तों, सार बाग के क्षत्रियों में कोटा के हाड़ा राजाओं की क्षत्रियां हैं। ठीक है, और मां सतिया की क्षत्रियां मेवाड़ के शासकों की क्षत्रियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सोनी जी की नरसिया किस जिले में स्थित है? सोनी जी की नरसिया किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर में। आगे देखिए, जयपुर में स्थित है खानिया की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये महाराजा जगत सिंह के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जगत सिंह के द्वारा। आगे देखिए, लोक देवता रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो रामदेव जी का मेला है वो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला बढ़ता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस वर्ष में तेजाजी पर डाक टिकट जारी की गई थी? तो दोस्तों तेजाजी पर डाक टिकट है वो जारी की गई थी वर्ष 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से केला देवी मेले का आयोजन कब होता है? बताइए दोस्तों, केला देवी के मेले का आयोजन है वो कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों केला देवी के मेले का है वो आयोजन होता है। कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों ये करौली में बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? दोस्तों गणेश चतुर्थी का त्योहार है ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से देवउठनी 11 का देवउठनी एकादशी या 11 आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देवउठनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह भी हाल ही में मनाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी का त्योहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से डोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? डोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिरोही का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिरोही का लोकगीत है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ है नृत्य है, दूसरी तरफ जनजाति दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए रणबाजा नृत्य है। दोस्तों ये रणबाजा नृत्य है ये मेव जनजाति का नृत्य है दोस्तों। ठीक है, और मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। मोरिया नृत्य है ये दोस्तों गरासिया जनजाति का नृत्य है। और बिछुआ है ये सहरिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों गुड़ला है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये। आगे देखिए, यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। बताइए सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अलगोजा है, बाकिया है, बुंगल है, मांदल सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये अवनद वाद्य यंत्र है। आगे देखिए, 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोतिया, देपाड़ा, खपटा आदि है। निम्नलिखित में से पोतिया, देपाड़ा, खपटा आदि है, तो ये क्या है? तो ये दोस्तों आदिवासियों के वस्त्र हैं। ये क्या है? आदिवासियों के वस्त्र है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, तो गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए तातनियों, नक्कस और खीवली, ये तीनों गले में पहने जाने वाले आभूषण है। लेकिन गोखरू, गोखरू दोस्तों ये आभूषण कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थानी साहित्य की किस शैली में अत्यानुप्रास युक्त गद्य पद्य तुकांत रचना होती है? बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी साहित्य की किस शैली में अत्यानुप्रास युक्त गद्य पद्य तुकांत रचना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वचनिका में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे अचलदास की चिरी वचनिका, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों कृति दे रखी है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विश्रांत प्रवास ये ग्रंथ किसका है? तो दोस्तों ये शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित ग्रंथ है ये, ठीक है। और माटीरी महक ये दोस्तों करनीदान बारट का ग्रंथ है। और धरती कद ताई गुमेली, धरती कद ताई गुमेली ये ग्रंथ दोस्तों सांवर दैया का ग्रंथ है ये, ठीक है। और माई एडा पूत जन ये मेजर रतन जांगिड़ का ग्रंथ है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रथम खोजी गई प्रतिजैविक औषधि है, प्रथम खोजी गई प्रतिजैविक औषधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों पेनिसिलिन। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेनिसिलिन, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, वह रोग जिसमें रोगी का होठ बीच से कट जाता है, वह रोग जिसमें रोगी का होठ बीच से कट जाता है। अपने दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। वह रोग जिसमें रोगी का होठ बीच से कट जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पटाउ सिंड्रोम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है। सबसे छोटी अस्थि दोस्तों कान में पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं, ठीक है, स्टेपिस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सबसे हल्की अधातु है, सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप तो वो है हीरा। यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, खुले स्थानों पर जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर खुले स्थानों पर जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेथेन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेथेन। आगे देखिए, कांसा मिश्र धातु के घटक है, कांसा मिश्र धातु के घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कॉपर और टिन के। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन के। आगे देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण द्वारा शुद्ध नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण द्वारा शुद्ध नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिस्टलीकरण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट आगे देखिए, राइबोसोम्स बने होते हैं, राइबोसोम्स बने होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं राइबोसोम्स। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण है तो ये क्या है? तो दोस्तों ये एक रासायनिक परिवर्तन है, उदासीनीकरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिकरण, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, मम्पस है यानी कि गलसुआ है, मम्पस क्या है? तो दोस्तों ये एक विषाणु जनित रोग है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है, कवक जनित रोग कौन सा है? कवक जनित रोग, तो यहाँ पर देखिए दमा, एथलीट फुट, दाद, ये तीनों दोस्तों कवक जनित रोग है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए?
दर्पण की लंबाई है वो दोस्तों वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए। तो दोस्तों किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बने प्रतिबिंबों की संख्या है वो दोस्तों अनंत होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। और भी वहां पे जनरल साइंस के पशु परिचर, सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज प्रश्न है, पशु परिचर राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न है, पशु परिचर पशुपालन के टॉपिक वाइज प्रश्न है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, तो आप वहां जाकर वो क्लासेस जरूर देखें। ये क्लासें हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल का दोस्तों ये मॉडल पेपर है। आप अपना स्कोर भी चेक करते जाना कि आपके कौन कौन से प्रश्न है वो गलत हुए हैं। देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है? रक्त बैंक है वो कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि दोस्तों मनुष्य शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विटामिन डी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही विटामिन डी है। आगे देखिए तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े को कहते हैं। तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एलील। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें एलील। नेक्स्ट आगे देखिए किसी भी जीव की आकारिकी या शरीर क्रिया में पर्यावरण परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों को कहते हैं। किसी भी जीव की आकारिकी या शरीर क्रिया में पर्यावरण परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों उपार्जित लक्षण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए सही है तो वो क्या है? तो दोस्तों गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 प्राय XXY होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ए बी को, अब अपन कुछ प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ रहे हैं। ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी कि दोस्तों 110 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, 100 रुपए की वो वस्तु है, ठीक है। बी उसे 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि ये तो अपने ए ने बेच दी, ठीक है, बी को। अब बी ने उसको क्या किया कि 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 110 का 20% कितना होता है? तो दोस्तों 22 रुपए, यानी कि 132 रुपए में बेचा बी ने, ठीक है। सी को बेच दिया 132 रुपए में। तो देखिए परिणामी लाभ की गणना करें तो दोस्तों परिणाम यानी कि शुरुआत में वस्तु कितने की थी? 100 की, अब बिक्री कितनी की है? 132 की, लाभ कितना हुआ? 32%। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, पर तोल में 25% की कमी कर देता है। कुल लाभ प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। दोस्तों 25% की कमी कर देता है, यानी कि दोस्तों 750 ग्राम ही तोलता है वो, ठीक है। यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो तोल के अंदर वो 25% की कमी कर देता है, यानी कि 750 ग्राम ही तोलता है, 25% की कमी कर देता है। और शुरुआत में वो 20% लाभ कमा रहा होता है और अब 25% की कमी कर देता है, तो टोटल लाभ है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे लाभ कमा रहा है
ठीक है, यानी कि कोई वस्तु मान लीजिए 1000 रुपए की है, ठीक है, तो 1000 रुपए के अंदर वो 20% लाभ कमा रहा है, यानी कि 1200 रुपए में उसको बेच रहा है, ठीक है, 1200 रुपए में तो उसको बेच ही रहा है। अब 1000 की वस्तु है, वो उसको देखिए 750 रुपए ही में ही बेचता है, 25% की कमी कर देता है उसको तोलने में। तो यहाँ पे कुल लाभ है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए 750 और 1200 में गैप कितने का है, तो दोस्तों ये 450 का गैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 450 बटे 750 इंटू 100, बस यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 से कितनी बार कट गया, 7.5, और 400 में 7.5 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 60% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 60% लाभ होगा दोस्तों, कभी इन दोनों को जोड़ मत देना, ठीक है। आगे देखिए, दो संख्याओं का मैसय और लसय प्राप्त क्रमशः दोस्तों 6 और 210 है। यदि पहली संख्या का 1/3 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो संख्याओं का मैसय और लसय क्रमशः 6 और 210 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि पहली संख्या का 1/3 14 है, यानी कि पहली संख्या कितनी होगी दोस्तों, पहली संख्या 1/3 14 है, यानी कि 14 42, तो 42 हो जाएगी पहली संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर 6 इंटू दूसरी संख्या बराबर 6 इंटू 210 बटे 42, तो ये दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देखिए ये कट रहा है इधर से 2 से, तो ये कितनी बार 21 बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है, तो दोस्तों ये 105 बार कट रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे काट सकते हैं आसानी से, देखिए 6 से 3 से कट रहा है ये, तो ये 2 बार, ठीक है। ये कटा कितनी बार, 7 बार, तो यहाँ पर ये देखिए ये 15 बार कट रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे 15 दूनी 30, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहली संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 30, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिए सीधा सा है 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पर इनका अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ जैसे कि 18, 21, 24 और 27, या फिर दोस्तों ऐसी संख्या देख लीजिए जिनमें सभी का भाग जाता हो, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1512 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 का भाग जाएगा नहीं 24 में, 9 का भाग जाएगा नहीं, 12 का देखिए 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, कुछ फलों को ए, बी, सी और डी में 3:4:5, 5:7 5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ए बी सी डी का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 3:4:5:7, ठीक है। अब यहाँ को एक को कितने फल मिले दोस्तों, एक को 192। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। 192 में तो आप 3 का भाग दे लीजिए, एक आ जाएगा, तो 192 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा, 36, 18, एक बचा और 4 बार यानी कि 64 आ गया। एक बराबर कितना आ गया, एक अनुपात बराबर 64, तो सीधा सा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बी और सी का अनुपात कितना है, तो 4 और 5 2 है, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 64, तो 640 में से 64 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 576। 9 इंटू 64 कितने होते हैं, 576, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे
यदि ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 5:8, सी अनुपात डी 8:11, तो ए अनुपात डी का मान इनमें से किसके बराबर है? दोस्तों अब सीधा सा है, यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी अनुपात दे रखी है, ठीक है, तो या तो इनका अनुपातों का निकाल लो, या आप दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात डी, ठीक है, फिर ए अनुपात डी निकालना है अपने को, तो ए अनुपात बी यानी कि 2/5 इसको लिख सकते हैं, इंटू 5/8, ठीक है, बी अनुपात सी इंटू सी अनुपात डी का कितना हो जाएगा 8 अनुपात यानी कि 8/11, ठीक है, तो ये अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 2:11 आएगा, 2 अनुपात यानी कि 2/11, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपए की बचत करता है तो अली और अली 1800 रुपए की बचत करता है, तो क्रमशः उनकी आय है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, आमिर और अली की आय का अनुपात दोस्तों 5:3 है, ठीक है, तो अब आप ऑप्शन उठा के दोस्तों कर लीजिए, मैं आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर आपको वैसे नहीं आता तो ऑप्शन उठा के कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8,000 उठा लिया, किसका, तो दोस्तों ये मैंने उठा लिया आमिर का, ठीक है, तो 8,000 है टोटल। अब 8,000 में देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 और 3 अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर 8 हो गए। तो अब देखिए ऐसी अपने को एक राशि ढूंढनी है जिसके अंदर इन दोनों का भाग चला जाए, यानी कि 5 और 3 8 का भाग चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48 के अंदर भी 8 का भाग जा रहा है और 80 के अंदर भी 8 का भाग जा रहा है, बाकी और देखिए और किसी में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी कि 8 का भाग 8,000 के अंदर और 48 के अंदर जा रहा है ना, दोनों का योग का, तो उसी प्रकार जैसे कि मैंने यहाँ पे 8,000 ले लिया, ठीक है, 8,000 में से वो क्या कर रहा है कि वे अपनी 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं, 9:5 के अनुपात में वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो दोस्तों इनका अनुपात आप निकाल सकते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन उठा के कर लिया मैंने, आपको डायरेक्ट बता दिया है, वही अपना बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, फिर भी वह 38 अंकों के साथ अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो दोस्तों सीधा सा है 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 प्लस 38 कितने होंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 288, 40% बराबर कितने हो जाएंगे, तो 288 हो जाएंगे, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अधिकतम अंक है वो ज्ञात करना है, यानी कि कुल अंक कितने हैं, तो यहाँ पर इसको दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं भाई 40% बराबर दोस्तों ये 288 है, या तो आप इसका 1% निकाल लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या दोस्तों देखिए इसका आधा कितना होता है 144, ठीक है, तो 40% तो दोस्तों कितना हो गया 288, तो दूसरा 40% भी कितना होगा 288, तो यहाँ पर और फिर 20% इसका आधा हो जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा ना, तो 288 और 288 कितने होते हैं, और फिर 144, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 4 22, 22 का सॉरी 20, 20 का 0, ठीक है, तो यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, तो यहाँ पे 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 और 2 4, 4 1 5 और 2 7, यानी कि 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम अंक ये है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अजय अपने वेतन का 25% घर
के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अजय की मासिक आय है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना अजय का वेतन है वो कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, कुल खर्च की मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए, 25 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 कितने होंगे? 30, 30 और 40, 40 और 15, 55। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है? 55 रुपए है वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक है, बचत हो रही है कितने की? तो दोस्तों यानी कि 45% की इसमें क्या हो रही है? बचत कर रहा है। 27,000 रुपए की वो बचत करता है। तो 27,000 वो क्या है? तो दोस्तों वो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 27,000 है वो 45% है। ठीक है, तो 100% कितना होगा? सीधा सा है भाई, 60,000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, ए, बी और सी का औसत वजन 60 केजी है। तो दोस्तों औसत वजन 60 केजी है तो 60 इंटू 3 कर लीजिए, कितना होगा? हो जाएगा 180। ए और बी का औसत वजन 45 केजी है तो 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, ये ए और बी का हो गया और ये दोस्तों तीनों का हो गया। तो यहाँ पे 180 में से 90 गए तो सी का वजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ पे 180 में से 90 गए तो कितना? बी ऑप्शन राइट आंसर 90 केजी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वस्तु का क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 750 रुपए, छूट की बात की जा रही है तो दोस्तों वो है 16% की। तो विक्रय मूल्य बराबर 3/2 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपने को क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 1 माइनस डी बटे 100, यानी कि छूट है वो डिस्काउंट बटे 100। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 750 इंटू 1 माइनस 16/100। ठीक है, ये इसको सोल्व करना है अपने को और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 420 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन उठा के। आगे देखिए, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है। दुगने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है। वार्षिक दर दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखी है 12%। ठीक है, और दोस्तों दुगने समय और आधी ब्याज दर, तो यहाँ पे दोस्तों 3/25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए 1500 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साधारण ब्याज होगा 1500 रुपए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8/1/3 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो दोस्तों सीधा सा है, 8/1/3 को अपन 25/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12% वार्षिक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 12% वार्षिक में दुगनी हो जाएगी। आगे देखिए, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए 5 वर्षों में दुगनी हो रही है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्षों में दुगनी हो रही है तो दोस्तों 4 गुना होने में दोस्तों इसमें समय लगेगा 10 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे
अब अपन प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं और लास्ट में अपन दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे गुजरात की सीमा के निकट जालोर, सांचौर व बाड़मेर मुख्यतः गाय की कौन सी नस्ल है वो पाई जाती है? तो इसमें दोस्तों कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? तो भेड़ों की दोस्तों 45 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ऊंट की कौन सी नस्ल पानी में तैरना पसंद करती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है खराई नस्ल। ऊंट की खराई नस्ल है ये दोस्तों पानी में तैरना पसंद करती है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए डेयरी गायों में शुष्क काल कितने माह का होता है? तो दोस्तों ये होता है 18 माह का शुष्क काल होता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 माह का नहीं, 2 माह का। 18 महीने थोड़ी दूध देगी। जैसे कि मतलब मैं आपको बताऊं इसमें कि सीधा सा ये पूछा गया है कि डेयरी गायों के अंदर दूध है वो गाय कितने दिन नहीं देती। तो दोस्तों सीधा सा 42 से 2 महीने पहले दूध सूख जाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 2 माह। नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4 स्तर होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है? वसापाचक एंजाइम दोस्तों लाइपेज है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइपेज। आगे देखिए जीवा एवं दांत पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं मुख गुहा में। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन दोस्तों फेफड़ों द्वारा होता है, फुसफुस द्वारा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, ये इसमें देखिए निम्न में से श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। श्वसन तंत्र का भाग दोस्तों देखिए नासिका है, ग्रसनी है, फेफड़े है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अग्नाशय। आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोग का नाम है, दूसरी तरफ रोग का कारक है। रानीखेत रोग का कारक है वो कौन सा है? तो वो है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। और खुरपका मुंहपका रोग का रोग कारक है तो वो है दोस्तों पिकोरना वायरस। कौन सा है? पिकोरना वायरस। और हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया ये है दोस्तों, देखिए सुमेलित करना है ना अपने को। तो यहाँ पर देखिए हिमोरेजिक है सेप्टिसिमिया, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पाला माल्टोसिडा। ठीक है, और मेस्टाइटिस का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसिया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2143। 2143 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2143 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए पशुओं में कौन सा रोग होने पर प्राकृतिक छिद्र नाक, कान, गुदा, वेजाइना से रक्त स्रावित होता है? तो वो होता है दोस्तों एंथ्रेक्स से। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से उपापचय जनित रोग है, उपापचय जनित रोग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें थेनेला। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थेनेला। ठीक है, याद रखना। सॉरी देखिए थेनेला तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। थेनेला जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित। यहाँ पर उपापचय पूछा है। ठीक है, तो उपापचय हो जाएगा दोस्तों इसमें मिल्क फीवर। मिल्क फीवर है ये उपापचय जनित रोग है। ठीक है, और ये मादा पशुओं में प्रसव के बाद होता है और ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों ये। और बाकी सर्रा प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, और एंथ्रेक्स और थेनेला ये जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस रोग में पशु की गर्दन, कंधा व पिछले पैरों के पुठों में सूजन आ जाती है जिसे फड़ सूजन कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ब्लैक क्वार्टर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्लैक क्वार्टर। 109 नंबर प्रश्न इसमें देखिए पशु द्वारा स्वयं का दूध पीने से रोकने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो दोस्तों उसमें क्रेडल,
क्रेडल उपकरण है वो काम में लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे बुदुइन्स, बर्बेर्स व सोमाली समुदाय के की चरवाहे जातियां कहाँ पाई जाती है? बुदुइन्स, बर्बेर्स व सोमाली समुदाय की चरवाही जातियां कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफ्रीका में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अफ्रीका। आगे देखिए मध्य एशिया में कौन सा चरवाहा समुदाय निवास करता है? तो दोस्तों इसमें मंगोल, कजाक, किर्गिज ये सभी करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए भारत की तरह किस देश के चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए? भारत की तरह किस देश के चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफ्रीका। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार गाय के दूध में खनिज की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है 0.70%। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 0.70%। आगे देखिए किस विटामिन की कमी से बछड़ों में रिकेट्स व वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया रोग होता है तो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गोवंश में दुग्ध दोहन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों पूर्णहस्त दोहन विधि। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए खुली आवास प्रणाली में गायों के लिए कितनी मेंजर की लंबाई आवश्यक होती है? कितनी मेंजर की लंबाई आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 से 24 इंच। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? स्त्री जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है वो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए फ्लोपियन ट्यूब। इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए मादा पशुओं में निषेचन अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये होता है एम्पुला में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एम्पुला में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे गाय व भैंस का ब्याने यानी कि प्रसव से कितने माह के भीतर गर्भ धारण करवा देना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 माह बाद गर्भ धारण है वो करवा देना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कुतिया के गर्भकाल की अवधि कितने माह की होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 माह की होती है। तो यहाँ पर सॉरी 2 माह की नहीं, देखिए कुतिया के गर्भकाल की अवधि 2 माह 2 दिन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 माह 2 दिन की, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 62 दिन की। आगे देखिए भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो द्विकाजी नस्ल है तो वो है हरियाणा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हरियाणा। आगे देखिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? देखिए भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। भैंस और गाय की मध्य चक्र अवधि समान होती है, बिल्कुल सही है। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बकरी की गर्भकाल की अवधि दोस्तों भेड़ से अधिक होती है, ना कि कम होती है, ठीक है। बकरी की गर्भकाल अवधि 155 दिन की होती है और भेड़ की होती है दोस्तों 145 दिन की। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न अपन करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित किस योजना का विलय लाडो प्रोत्साहन योजना में किया गया? लाडो प्रोत्साहन योजना में किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजश्री योजना का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जा रही राशि को 6,500 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 6,500 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? तो दोस्तों ये 10,000 किया गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 10,000 किया गया। आगे देखिए राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किस यूनिट का गठन किया गया? किस यूनिट का गठन किया गया? तो दोस्तों कालिका यूनिट का गठन किया गया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालिका यूनिट का गठन किया गया, ठीक है। भजनलाल सरकार ने ये किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बगैर निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ये जीता किसने? तो ये
अनुया प्रसाद ने जीता, अनुया प्रसाद ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी? तो क्रिकेट अकादमी दोस्तों कहाँ बनाई जाएगी? तो ये खींवसर नागौर में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, खींवसर नागौर में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवेलियन थ्रो F46 स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता दोस्तों सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सुंदर सिंह गुर्जर। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा किन 2 जिलों की नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाली भीलवाड़ा। वो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पाली भीलवाड़ा। आगे देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम किया गया है पन्नादाय बाल गोपाल योजना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, क्रिकेट हेतु दिए जाने वाले मथुरादास माथुर अवार्ड 2023-24 के संबंध में कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा युग्म सत्य है? तो इसमें देखिए, सीनियर वर्ग अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग रोहन राजभर, सब जूनियर वर्ग रजत बघेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख में स्वर्ण पदक जीतने वाले पवन डाका किस जिले के निवासी है? तो दोस्तों ये निवासी है सीकर के। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर के। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है मोइदम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोइदम। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया है कहाँ पर? तो ये तेलंगाना में किया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तेलंगाना में। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन्फ्लीमेंट नेटवर्क का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपको मैं बताऊं तो ये एक वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क है ये। ठीक है, ये नाम है यहाँ पे INFLIMEN। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फैटी लिवर डिसीज से। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों ये जीता मनु भाकर ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मनु भाकर ने। आगे देखिए, देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान है वो भारत को मिला है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत को। नेक्स्ट आगे देखिए, दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे था? तो गिरीश साहनी का संबंध किससे था? तो ये था दोस्तों CSIR का, CSIR। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 जून। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 25 जून। नेक्स्ट आगे देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों मुंबई में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुंबई। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो सेवानिवृत्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।